हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से। मैं पप्पू कुमार। जैसे कि पिछले वीडियो में फिनॉल का पहला पार्ट लेकर आया था, इसमें हम लोग फिनॉल में सीखे थे कि फिनॉल कहते हैं किसको है, फिनॉल का कितना पार्ट है, फिनॉल कैसे बनाते हैं, डैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो ये सब वीडियो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ताकि ये वीडियो दूसरा पार्ट है फिनॉल का, वो समझने में इजी हो। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फिनॉल का नेचर क्या है, यानी फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो चलिए हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। पहला नंबर, फिनॉल इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम सुना होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, ये एलोट्रॉप्स होता है किसी कंपाउंड का। तो चलिए देखते हैं फिनॉल्स इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यानी हम लोग जानते हैं फिनॉल एक सॉलिड है, अरे ये जब मॉइस्चर को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड स्टेट में आता है। तो लिक्विड स्टेट ऑफ फिनॉल को क्या कहते हैं, इसका नाम दिया फिनॉल का दूसरा नाम था लिक्विड स्टेट ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड विच कंटेन 5% वाटर, जिसमें वाटर का मात्रा कितना होता है नंबर देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, सोल्युबिलिटी। आखिर फिनॉल का सोल्युबिलिटी किस पर निर्भर करता है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की संख्या बढ़ने के कारण फिनॉल में 6 कार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और फिनॉल की संख्या 6 कार्बन होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिनॉल इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। फिनॉल पानी में कम घुलनशील होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, फिनॉल हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में, एरोमेटिक है एलिफेटिक नहीं है, दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज, तुलनात्मक मोलिकुलर मासेज की तुलना में, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि फिनॉल के पास क्षमता होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाने का। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। फिनॉल, ये मेरा फिनॉल हो गया। बेंजीन में OH ग्रुप है फिनॉल, और फिनॉल और फिनॉल मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के क्या रूल्स कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के समय एक साइड हाइड्रोजन रहना चाहिए और दूसरे साइड फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप रहना चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फिनॉल, इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड की तुलना में ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, पहला में देखते हैं एसिडिक नेचर। फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है, फिनॉल को जब हम, चलिए देखते हैं फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल को जब हम, ये मेरा हो गया फिनॉल को जब हम एल्कली के साथ कराएंगे रिएक्शन तो मेरा बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस प्लस, और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर बाहर। पहला टर्म हम लोग लिखते हैं एसिडिक नेचर का पहला क्या है इसका, फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कैसे जानेंगे, फिनॉल एसिडिक नेचर है तो पहला पार्ट नंबर में होगा फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड।
ब्लू लिटमस को हीट करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फिनॉल का एसिडिक नेचर के कारण होता है। एक्सप्लेन करते हैं फिनॉल आखिर एसिडिक नेचर क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन फिनॉल हैव एसिडिक नेचर, जैसे कि ऊपर देखें एसिडिक नेचर, फिनॉल के बाद एसिडिक नेचर है, ठीक है। D2 सॉरी, फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। पहला नंबर में देखते हैं फिनॉल के बाद एसिडिक नेचर के क्यों होता है। फिनॉल को कंसीडर किया गया कि फिनॉल के पास निम्नलिखित रेजोनेंस होता है। निम्नलिखित रेजोनेंस एज फॉलोज। फिनॉल में देखा गया कि रेजोनेंस संभव है। रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस में हम लोग देखें थे किसी मॉलिक्यूल का दो या दो से अधिक स्ट्रक्चरल फार्मूला संभव हो तो वो रेजोनेंस की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार फिनॉल में देखते हैं, फिनॉल का तो बताया गया कि इसमें रेजोनेंस होता है, तो देखते हैं कैसे होता है। ये मेरा हो गया फिनॉल, और ऑक्सीजन के पास यहाँ देख रहे हैं कि लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पहला स्ट्रक्चर। तो ये जब लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा, तो फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। ये मेरा हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड वो एच, ये लोन पेयर का लोन पेयर हो जाएगा। जब ये देखो एरो के साइड और पूछी के साइड में, जब ये मेरा पूछी दिख रहा है इसमें हो जाएगा प्लस चार्ज और एरो के पास हो जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ हो गया माइनस चार्ज, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। और फिर ये सब बॉन्ड जियों का त्यों रह गया। उसी प्रकार फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ लोन पेयर था प्लस चार्ज, ये लोन पेयर रह गया। तो ये बॉन्ड यहाँ था, बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट यहाँ किया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। फिर यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड जियों का त्यों, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा और फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ बॉन्ड चला गया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया यहाँ से यहाँ था, बॉन्ड यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन एच, ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्लस चार्ज और ये बॉन्ड इधर पहले से था। फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट किया, फिर ये बॉन्ड ऊपर चला गया। अब देखें ऊपर वाला बॉन्ड तो टूट गया तो ओ एच, फिर लोन पेयर, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास आ गया जियों का त्यों, बॉन्ड एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हम लोग देखते हैं कि फिनॉल के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो इसका रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। देख लें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर से इधर आए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 में ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ये ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को रखना पसंद करेगा? नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रखना पसंद नहीं करेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इतना 12th में नहीं पूछता है तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जब आगे हायर लेवल जाएंगे, हम लोग ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये देता है समझने के लिए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, तो ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। जब H+ बाहर निकल जाएगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो ये मेरा फिनॉल है, ऑक्सीजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को इसको देके बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल गया H+, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, ये चार्ज कैंसिल हो गया, कैंसिल किया। तो फिर फिनॉक्साइड आयन बनाना है, तो ये रेजोनेंस से संभव है। इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बना लिया यहाँ, और फिर ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, यानी फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन मेरा बना, ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, इसमें फिर रेजोनेंस संभव है, इसमें फिर रेजोनेंस संभव है। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, फिर इलेक्ट्रॉन टूटेगा यहाँ, यहाँ आएगा, फिर इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर इसका क्या है, एसिडिक करेक्टर का। ये मेरा फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। तो हम लोग लिखेंगे 10 फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म इज आल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये भी स्टेबलाइज हो रहा है। ये पहला स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी हम एक ही पेयर होगा, ठीक है। ये बन गया दूसरा पॉइंट। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ, चलिए देखते हैं इसमें फिनॉक्साइड आयन। ये मेरा रेजोनेंस हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन को इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इसी प्रकार तीसरा में देखते हैं, ये मेरा हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। तो ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया, नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड ये। उसी प्रकार सेम वही रेजोनेंस है जो फिनॉल में बताए थे, खाली वहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और यहाँ ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। चलिए देखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर बॉन्ड टूटेगा यहाँ, ज्यों का त्यों रेजोनेंस हो गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, पांचवा स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन भी स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। जबकि वही कंपेयर करेंगे फिनॉक्साइड आयन और इथेनॉल में, तो आपको पूछेगा कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिनॉल रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, और वही इथेनॉल से जो इथोक्साइड आयन बनेगा उसमें रेजोनेंस संभव है नहीं है, तो वो कम स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की तुलना में कम होगा। चलिए एक पॉइंट बना के हम लिखें, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। हम लोग को क्वेश्चन में रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कभी कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या इथेनॉल, तो हम लोग आराम से मार सकते हैं फिनॉल। और कभी 3 नंबर में पूछेगा 12th में, फिनॉल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो हम लोग लिखेंगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्योंकि हम लोग देखें ऊपर रेजोनेंस के थ्रू कि फिनॉल कैसे रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन वही इथोक्साइड आयन जो इथेनॉल से बनेगा वो स्टेबलाइज नहीं है,
चलिए देखते हैं कि ये मेरा इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, और उसको जब हम H+ आयन निकल रहा है तो इथोक्साइड आयन, वो देख रहे हैं कि इथोक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं है। उसी प्रकार हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल के तुलना में। उसी प्रकार कभी और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि क्वेश्चन आ सकता है कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सीधा एक ही रूल है कि फिनॉल को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर पाता है। इस प्रकार ये मेरा हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। इसको जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे रिएक्शन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे रिएक्शन, नो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। और वही कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो बनेगा मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा प्लस H2O, 2 टाइम्स ये मेरा बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो यही इसका कंक्लूजन सीधा निकला कि फिनॉल डज नॉट डिकम्पोजेज कार्बन डाइऑक्साइड बाय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करने पर फिनॉल सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ता है, जबकि वही कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो वही मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये क्या बन गया मेरा सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और ये मेरा वाटर हो गया। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि फिनॉल आखिर रिएक्ट डिपेंड किस पर करता है। ये मेरा हो गया फिनॉल, सिंपल इसको समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे, समझ जाना। ये मेरा हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा। तो हम लोग सीधा जानते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, हम लोग जानते हैं ना, किसी के पास एनर्जी ज़्यादा रहता तो वो कहीं स्टेबल ज़्यादा नहीं रहता। उसी प्रकार ये मेरा फिनॉल है, इस पर लगा देंगे NO2 ग्रुप, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो इसका रिएक्टिविटी, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जबकि बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। और इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, तो ये मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। तो सिंपल हम लोग देखें, और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट जो कि आज का वीडियो का आखिरी होने वाला है, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल किस से रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। तो पहला में हम लोग देखते हैं कि फिनॉल, यदि फिनॉल को ब्रोमिनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन मतलब यदि फिनॉल को 3 टाइम्स ऑफ
ब्रोमीन एक्वस, या तो कहीं लिखा रहेगा ब्रोमीन वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा हो गया फिनोल, फिनोल जियों का त्यों। और भागे दूसरा पोजीशन पर, चौथा पोजीशन पर और छठा पोजीशन पर मेरा ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा। यदि ब्रोमीन वाटर रहेगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनेगा। लेकिन जब वही फिनोल को जब हम ब्रोमीन से कराएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन मतलब क्लोरोफॉर्म, मतलब ऊपर एरो में यदि फिनोल को ब्रोमीन के साथ कराएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया रहेगा या कार्बन डाइसल्फाइड दिया रहेगा या क्लोरोफॉर्म दिया रहेगा, तो मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन बनेगा। यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी ब्रोमीन ऑर्थो पर जाएगा या तो ब्रोमीन पारा पर जाएगा, जिसमें पारा प्रोडक्ट वाला ब्रोमीन ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट में बनेगा, और जबकि ऑर्थो, ये मेरा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल हो गया, ये माइनर में बनेगा। उसी प्रकार रिएक्टिविटी दूसरा देखने जा रहे हैं। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या है, नाइट्रेशन, यानी ब्रोमीन को जब हम ब्रोमीन में नाइट्रो ग्रुप कैसे आता है, ये सॉरी फिनोल में नाइट्रो ग्रुप कैसे आता है, फिनोल का नाइट्रेशन, ये मेरा हो गया फिनोल। फिनोल को जब हम कॉन्क HNO3 या कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से कराएंगे रिएक्शन, तो मेरा फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप या फिनोल के पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जाएगा, जिसमें एट लोअर टेम्परेचर लिख देते हैं। लोअर टेम्परेचर में जब टेम्परेचर कम रहेगा, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से कराएंगे रिएक्शन और टेम्परेचर कम रहेगा, लोअर टेम्परेचर, तो मेरा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल मेजर प्रोडक्ट में बनेगा। और उसी प्रकार एट हायर टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हाई हो, यदि फिनोल को कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 से कराएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंट, टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगी, हाई टेम्परेचर, तो मेरा पारा प्रोडक्ट वाला नाइट्रोफिनोल बनेगा मेजर प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ भी मेजर लिखें, यहाँ भी मेजर लिखें, कंफ्यूज में करना, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। लोअर टेम्परेचर में ये मेजर बनेगा, हायर टेम्परेचर में पारा नाइट्रोफिनोल मेजर बनेगा। ठीक है, और वही सॉरी थोड़ा उल्टा बता दिए, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। ये फिनोल है, और फिनोल को जब हम कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से कराते हैं रिएक्शन, तो मेरा ये फिनोल जियों का त्यों रहेगा, बल्कि नाइट्रो ग्रुप दूसरा पर, चौथा पर और छठा पर आएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। उसी प्रकार यदि हम फिनोल को जब हम फिनोल को कॉन्क H2SO4, फिनोल को कॉन्क H2SO4 HNO3 और कॉन्क H2SO4 से कराएं रिएक्शन, तो मेरा फिनोल नाइट्रो ग्रुप दूसरा पर, चौथा पर, छठा पर गया। और वही फिनोल को डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे रिएक्शन, तो मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल बनेगा। यानी फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो जाएगा या फिनोल के पारा पोजीशन पर नाइट्रो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जाएगा। ठीक है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप वाला प्रोडक्ट, पारा पोजीशन वाला नाइट्रो ग्रुप मतलब पारा नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट में बनेगा और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल माइनर प्रोडक्ट में बनेगा। उसी प्रकार तीसरा में देखने जा रहे हैं सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन मतलब फिनोल में सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हो। ये मेरा हो गया फिनोल। फिनोल को डायरेक्ट हम कौन का H2SO4 से कराते हैं रिएक्शन। तो मेरा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनेगा, यानी फिनोल है, सल्फोनिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पर और फिनोल सल्फोनिक एसिड पारा पोजीशन पर जाएगा। ये मेरा हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, जबकि ये हो गया पारा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, जिसमें एट लोअर टेम्परेचर, जो मिस्टेक से नाइट्रो ग्रुप में बता दिए थे, ध्यान में देना। एट लोअर टेम्परेचर में ऑर्थो वाला मतलब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप गया है, वो मेजर में बनेगा, ठीक है। और जबकि हायर में एट हायर टेम्परेचर में पारा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर में बनेगा। और सबसे आखिरी जानने वाले हैं हम लोग फ्राइडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि आज का आखिरी वीडियो है, आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो आखिरी टॉपिक क्या है? फ्राइडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यानी फ्राइडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो जाएगा, वन में देखते हैं। यदि फिनोल को, ये मेरा हो गया फिनोल को अल्काइल ग्रुप से कराएंगे रिएक्शन, मतलब अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो लेविस एसिड है, तो मेरा बनेगा, यानी मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और फिनोल मिथाइल ग्रुप पारा पोजीशन में जाएगा। इसमें पारा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट कम मात्रा। इसी प्रकार फ्राइडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखेंगे। ये मेरा हो गया फिनोल एसाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप लेंगे, यानी एसिटाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो मेरा कुछ नहीं है, इसमें CH3 ग्रुप जाता था ऑर्थो और पारा पोजीशन में, यहाँ Cl ग्रुप साइड निकलेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और ये ऑर्थो और पारा में जाएगा यहाँ से, यानी ये Cl बाहर निकलता था, इसमें ये Cl बाहर निकलता था इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनता था? फिनोल और एसिटाइल ग्रुप, यानी इधर से नहीं लगा देना, ये CH3 डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा देना, इधर से लगेगा, यानी C डबल बॉन्ड वो पहले, CH3 ऑर्थो पर गया और ये मेरा फिनोल बना, फिनोल और C डबल बॉन्ड वो CH3, तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पारा प्रोडक्ट बना, जिसमें पारा प्रोडक्ट मेजर मात्रा में बनेगा। ये पारा प्रोडक्ट है जो कि मेजर और ये ऑर्थो है जो माइनर। तो फ्रेंड, आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया है पहला पार्ट फिनोल का लिंक, उसमें जाकर आप फिनोल का पहला पार्ट देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों के बीच पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।